नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक साहित्यिक की डायरी। इसका प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में और इसके लेखक हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में ये एक साहित्यिक की डायरी शामिल है और इसमें 13 चिंतन परक निबंध है। उसमें से पहला निबंध है, उसका नाम है तीसरा क्षण। आज हम इसका वाचन करेंगे, तो शुरू करते हैं। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते थे। पहाड़ पहाड़ चढ़ा करते, नदी नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता। केशव ने ही बहुत बहुत पहले मुझे बताया कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं। कुंडली चक्र से मुझे बड़ा डर लगता। उसने हठ योगियों की बहुत सी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन की। केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी बाहों के नीचे काली काली आंखें, बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच से मड़े हुए हों। यह भी लगता कि उसकी आंखें तलघर हैं। यह भी महसूस होता कि उसकी आंखों के नीचे कोई दूसरी आंखें और जमी हुई हैं। आंखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी भौं की दोनों पट्टियां नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई धारा व इस मिलन स्थल पर भौं के बाल कटवा लेता, लेकिन उनके रोएं फिर उगाते। आंखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। केशव मंझोले गद का बालक था, जिसे खेलने कूदने से कोई मोह नहीं था। गणित विषय अच्छा था, इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में जरूरी हो उठा। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। वह मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था, इसलिए उसके यहाँ मेरा काफी आना जाना था। केवल एक ही बात उसमें और मुझमें समान थी, वह बड़ा ही घुमक्कड़ था। मैं भी घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम और छुट्टी के दिनों में तो दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहता, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका डील ज्यादा मजबूत था। वह निस्संदेह हट्टा कट्टा था, फिर भी उसके चेहरे की त्वचा बहुत फीकी पीली रहती। पीले लंबे चेहरे पर घनी बाहों के नीचे गहरी गहरी काली चमकदार कुएं नुमा आंखें और सिर पर मोटे बाल और गोल अड़ियल मजबूत ठुड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी। वह एक स्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। मुझे लगता कि भूमि के गर्भ से कोई प्राचीन सरोवर है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियां और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सबको दबा दिया। मिट्टी की तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गई। सारा दृश्य भूमि में गड़ गया, अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए। बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुई खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहां विचरण किया होगा। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला।
इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था। किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता। हम भरथरी की गुहा, बचेंद्रनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास क्षिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंतर और श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। क्षिप्रा के किनारों पर भैरव और भैरव साझे बिताई। सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली। सारा वन्य प्रदेश श्वास में भर लिया। सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। मैंने केशव को कभी भी योगाभ्यास करते हुए नहीं देखा, न उसने कभी सचमुच ऐसी साधना की। फिर भी वह मुझसे योग की बातें करता। सुषुम्ना नाड़ी के केंद्रीय महत्व की बात उसने मुझे समझाई। तट चक्र की व्यवस्था पर भी उसने पूर्ण प्रकाश डाला। मेरे मन के अंधेरे को उसने प्रकाश ने विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसके योग की बातें रहस्य के मर्म भेदी डरावने अंधेरे की भांति आकर्षित करती रहती। मानो मैं किन्हीं गुहाओं के अंधेरे में चला जा रहा हूँ और कहीं से किसी स्त्री की कोई मर्म भेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है। मैंने अपने मन का यह चित्र उसे कह सुनाया। वह मेरी तरफ अब पहले से भी अधिक आकर्षित हुआ। बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देता। धीरे धीरे मैं उसके अत्यंत निकट आ गया। उसकी सलाह के बिना काम करना अब मेरे लिए असंभव हो गया था। साधारण रूप, रंग, मेरे मन में उठने वाली भाव तरंगे मैं उसे कह सुनाता। चाहे वे भावनाएं अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे वे खुली करने लायक हो चाहे ढकने लायक हो, हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलगर में ढाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती है। एक बात कह दूं, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत उच्च वसित हो उठता। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां है, सीढ़ियां गीली है, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहां अथाह वाला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नील बूगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हो। मेरे मन के तहखाने में उठी हुई ध्वनियां उसे आकर्षित करती। धीरे धीरे वह मुझ में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मैं जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वह क्षण भर अपनी घड़ी बोहे वाली प्रशांत स्थिर आंखों से मेरी तरफ देखता रहता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषता थी, हमारी चर्चा का विषय बन गई। यद्यपि उसकी ज्ञान संपत्ति अल्प ही थी, हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात उसने मुझे तब कही थी जब सन 30-31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तभी हमने रूस के पंचवर्षीय आयोजन का नाम सुना था। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुंचे, किसी दूसरे शहर में। मुझे नहीं मालूम था कि केशव ने भी वही कॉलेज ज्वाइन किया है। मैंने उसके बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश भी नहीं की। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, न कोई आकर्षण। ऐसे
पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे भी उसका चाहना पड़ता था। शायद उसे मेरी यह स्थिति मालूम थी, लेकिन कभी उसने अपने मन का भाव नहीं दर्शाया इस संबंध में। और एक बार जब हम दोनों 4th ईयर में पढ़ रहे थे, वह मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। केवल मैं ही बात करता जा रहा था। आखिर वह बात भी क्या करता, उसे बात करना आता ही कहाँ था। मुझे फिलॉसफी में सबसे ऊंचे नंबर मिले थे। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, इसका मैं रस विभोर होकर वर्णन करता जा रहा था। चाय पीकर हम दोनों आधी मील दूर एक तालाब के किनारे जा बैठे। वह वैसा ही चुप था। मैंने साइको एनालिसिस की बात छेड़ दी थी। जब मेरी धारा प्रवाह बात से वह कुछ उकताने लगा तब वह पत्थर उठाकर तालाब में फेंक मारता। पानी की सतह पर लहरें बनती और डुब डुब की आवाज। सांझ पानी के भीतर लटक गई थी। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। लाल भड़कीला आकाश, वस्त्र पानी में सूख रहे थे, और मैं संध्या के समय रंगीन यौवन से उन्मत्त हो उठा था। हम दोनों उठ चले और एक दूर पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे। एकाएक मैं अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उससे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम, रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। वह एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से, यानी मुझसे मुझे डर लगता है। और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई। इतने में शाम सांवली हो गई। वृक्ष अंधेरे के स्तूप व्यक्तित्व बन गए। पक्षी चुप हो उठे। एकाएक सब और स्तब्धता छा गई, और फिर इस स्तब्धता के भीतर से एक चंपई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ी। कॉलेज के गुंबद पर और वृक्षों के ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदनी सफेद धोती से चमकने लगी। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख केशव ने मुझसे कहा, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी? मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए बेरुखी भरी आवाज में कहा, अब तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या अनुभव कर रहा था। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक गाय और व्यक्ति बैठा था। मैं उसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, किंतु अब तो उसके भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया है। वह जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से वृहत्तर विलक्षण अस्वयं। एकाएक उस पाषाण मूर्ति नेत्र की भीतरी रिक्तता पर मेरा ध्यान हो आया। वह मुझसे कितना दूर है, कितना भिन्न है, कितना अलग है, अवांछनीय रूप से भिन्न। वह मुझसे पंडिताऊ भाषा में कह रहा था, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्भुत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा में पूछने की दृष्टि से। मैंने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा कर जो उससे अछूते हैं, जैसे मेरा मित्र केशव। उनकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इससे क्या होता जाता है। दिन गुजरते गए। एक ही गांव के हम दो साथी, भिन्न प्रकृति के, भिन्न गुण धर्म के, भिन्न दिशाओं के, एक दूसरे से उगता उठने के बावजूद हम दोनों मिल जाते, चर्चा करने लगते। मेरी जबान कतरनी जैसी चलती। केशव साइकिल से लगे हुए फिर भी खुले हुए ढीले ताले सा प्रतीत होता। कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोरी चपाटी कर ले, लेकिन जाते वक्त साइकिल में ताला जरूर लटका जाए। वह भी खुला हुआ, चाबी लगाने की जरूरत नहीं। ताला भीतर से टूटा है, चाबी लग ही नहीं सकती। लेकिन इस ताले में एक दिन अकस्मात चाबी भी लग गई। छुट्टी का दिन, वृक्षों के समीप धूप अलसा रही थी। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते हुए और धूप में चमकते हुए एक चेहरे को दूर से देखा।
इधर मैंने काफी कविता लिख ली थी, सोचा फिर शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा। ये सबका चेहरा उत्तप्त था, चेहरे पर कुछ नई बात थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं केशव की तरफ ध्यान दे सकूं। मैं तो अपने नशे में रहता था। अगर मैं बोलना ना शुरू करता तो वह चुप्पी काली होकर घनी होकर और भी काली और लंबी हो जाती। इसलिए मैंने ही बोलना शुरू किया। कैसे निकले? केशव गर्दन एक ओर गिराकर रह गया। उसके बाल तब आधे माथे पर आ गए। मुझे लगा वह आराम करना चाहता है। उसने आराम किया। मैंने बहुत बहुत सोचा कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है। आज मैंने इसी संबंध में कुछ लिखा है, तुम्हें सुनाने आया हूँ। भीतर दिल में मेरी नानी मर गई। मैं खुद कविता सुनाने की ख्वाहिश रखता था। अब केशव अपनी सुनाने बैठेगा। मेरी सारी दोपहर खराब हो जाएगी। शी मैंने प्रस्ताव रखा, अपने उस विषय पर बात ही क्यों ना कर लें। जरूर, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन से बात करनी होगी। कहकर वह मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट मुझे चुभ गई। तो क्या मैं इतना पागल हूँ कि बात करने में भटक जाता हूँ? इस साले ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे स्वभाव का अध्ययन किया होगा। शायद मैं ही इसे बहुत बोर करता रहा होगा। अपने स्वभाव के अध्ययन के इतने अधिक और इतने प्रदीर्घ अवसर किसी को देना शायद उचित नहीं था। मैं तो उल्लू सरीखा बोलता जाता हूँ और ये हजरत अपने दिमाग की नोटबुक में मेरी हर गलती टीप लेते हैं। मैंने विश्वास दिलाने की जबरदस्त चेष्टा और कोशिश करते हुए कहा, बात बिल्कुल ढंग से ही होगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। उसके भाव की गंभीरता कुछ ऐसी थी, चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे अपनी हंसी दाब देनी पड़ी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगती है। तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पना है, और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूं कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद का रचना की गई थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक पर हंसने की जरूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना को विवाद मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। ये यहाँ पर थोड़ा डिलीट है, आगे से पढ़ते हैं। उसकी भौहें कुछ आकुंचित हुई। फीका पीला चेहरा किंचित विस्मय से मेरी ओर वह ठंडी दृष्टि डालने लगा, मानो वह मेरे रुख का अध्ययन करना चाहता है। मैंने कहा, भाई, मुझे तादाद और तदाकारिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो यह है कि मैं किसी वस्तु में तदाकार नहीं हो पाता। तदाकारता की बात का खंडन नहीं करता, किंतु मैं उसको एक मान्यता के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है, और अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूँ, तदाकारता की नहीं। ये किसका जवाब था? मुक्ति बोध का। मेरे स्वर और शब्द की हल्की धीमी गति ने उसे विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी बात उड़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वरन उसकी बात समझने में महसूस होने वाली कठिनाई का बयान कर रहा हूँ। आखिरकार वह मेरा मित्र था, बुद्धिमान था और कुशाग्र था। उसने मेरी ओर देखकर किंचित स्मित किया और कहने लगा, तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं है, दर्शक है, पाठक है, श्रोता है। वे है इसलिए तुम भी हो। यह नहीं कि तुम ही इसलिए वे है, यह नहीं कि तुम हो इसलिए वे है। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बातें शुरू करें तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कथन है ये, परीक्षा में आ चुका है शायद एक दो बार और आगे भी आ सकता है। ये कथन किसने कहा था? लेखक के मित्र ने।
ठीक है, तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक है, श्रोता है, वे है इसलिए तुम भी हो। ऐसा नहीं कि तुम ही हो इसलिए वे हैं, वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बातें शुरू करें तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भक्तिबोध फिर कहते हैं, मेरे मुंह से निकला तो, उसने जारी रखा, तो यह कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते से होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से कला अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे? इस सवाल का जवाब दो। मैं उसकी चपेट में आ गया। मैं कह सकता था कि दोनों करूंगा, लेकिन मैंने ईमानदारी बरतना ही उचित समझा। मैंने कहा, मैं तो लेखक की हैसियत से ही सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूँ, पर इसलिए कि मैं यहाँ अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ हूँ। एक कथन भी पेपर में पूछ लिया गया है यहाँ से कि ये कहाँ से लिया गया है, किसका कथन है और किस चैप्टर से लिया गया। तो किस चैप्टर से? ये एक क्षण चैप्टर से। उसने मुंह को सुगड़कर और फिर ढीला करते हुए जवाब दिया, बहुत ठीक, लेकिन जो लोग लेखक नहीं हैं वे भी तो अपने ही अनुभव के दृढ़ आधार पर खड़े रहेंगे और उसी बुनियाद पर बात करेंगे। इसलिए उनके बारे में नाक बहुत सिकोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें नीचा देखना और भी गलत है। उसने कहना जारी रखा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस तरह से बात शुरू करेंगे। यदि पाठक, श्रोता या दर्शक किस तरह से बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी। यदि लेखक किस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो बात अलग प्रकार की होगी। दोनों तरह से बात होगी सौंदर्य मीमांसा की, किंतु यात्रा की भिन्नता के कारण अलग अलग रास्तों का प्रभाव विचारों को भिन्न बना देगा। दो यात्राओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी ही है, यह सोचना निराधार है। भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी। यदि हम यथातथ बात भी करें तो भी बल एम्फेसिस की भिन्नता के कारण विश्लेषण भी भिन्न हो जाएगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार उपस्थित किया जाता है। प्रश्न तो आपकी विचार यात्रा होगी। यदि इस विचार यात्रा को रेगिस्तान में विचरण का पर्याय नहीं बनता तो प्रश्न को सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यदि वह गलत ढंग से उपस्थित किया गया तो अगली सारी यात्रा गलत हो जाएगी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। शायद वह यह देखना चाहता था कि मैं उसकी बात गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूं या नहीं। शायद उसका यह विश्वास था कि मैं अत्यधिक इम्पल्सिव, सहज उत्तेजित हो उठने वाले एक बेचैन आदमी की तरह हूँ, किंतु मैं शांत था। मेरे मन की केवल एक प्रतिक्रिया थी और वह यह कि केशव यह समझता है कि मैं प्रॉब्लम, समस्या या प्रश्न को ठीक तरह से प्रस्तुत करना नहीं जानता। असल में उसकी यह धारणा मुझे बहुत अप्रिय लगी। मैं उसकी इस धारणा को बहुत पहले से जानता था। वह कई बार उसे दोहरा भी चुका था। असल में वह बौद्धिक क्षेत्र में अपने को मुझसे उच्चतर समझता था। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा पाठ हटाएं, आगे से पढ़ते हैं। संबंधों की भावना विषम हो गई थी, सूत्र उलझ गए थे। मैं केशव को ना तो पूर्णतः स्वीकृत कर सकता था, ना उसे अपनी जिंदगी से हटा सकता था। इस प्रकार की मेरी स्थिति थी। फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति बहुत पहले से चली आई थी, इसलिए मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। किंतु इस अव्यस्तता के बावजूद कई बार मेरा बिछोह टूट पड़ता और तब केशव की आंखों में एक चालाक रोशनी दिखाई देती और मुझे संदेह होता कि वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कोई गहरी चोट कर रहा है। उस समय उसके विरुद्ध मेरे हृदय में घृणा का फोड़ा फूट पड़ता। किसी न किसी तरह मैंने अपने को सामंजस्य और मानसिक संतुलन की समाधि में गाड़ दिया, यह बताने के लिए कि मैं उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैंने उसको तर्कों और युक्तियों के प्रभाव में डूबकर मर जाना ही श्रेष्ठकर समझा, क्योंकि इस रवैये से या रुख से मेरे आत्मगौरव की रक्षा हो सकती थी। इस बीच मेरा मन दूर दूर भटकने लगा। बाहर से शायद मैं धीर प्रशांत लग रहा था। मैंने ऐसे
बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो हिमाच्छादित पर्वत शिखर की भांति शांत, निःशब्द, गंभीर और भव्य लगते हैं, किंतु अब मुझे इस बात का गहरा संदेह होने लगा कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली होता है। उनकी बाहरी शक्ति और गंभीरता भीतर के खालीपन को ढांकने की खोल है। मुझे ही देखिए ना, मैं कैसी समाधि लगाकर उसके शब्द नहीं केवल नाद सुन रहा हूं। यहाँ पर एक कथन महत्वपूर्ण है कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली होता है। ये वाला, ऐसे व्यक्ति देखे हैं यहाँ से लेके यहाँ नीचे इस तक, ठीक है। किंतु मेरा मन बाहर उड़ जा रहा है, जैसे झरोके से कभी कभी हवा के झोंके भीतर चले आए, उसी प्रकार उसके कुछ वाक मेरे भीतर घुस आते हैं। बाहर उसका नाद प्रवाह जारी है, जैसे कोई प्राकृतिक प्रवाह बह रहा हो। मैं केवल कुछ लहरों को ही छीन पाया हो, ऐसा हूं मैं, तब क्यों ना मैं अपने से ही विरक्त हो उठूं और मैं जबरदस्ती की इस ध्यान समाधि में लीन होकर खुद ही से चुप्त हो उठता हो। ऐसी चुप्त अवस्था से मैं सहसा उत्तेजित होकर उससे कहता हूँ, जरा चाय ले आओ, 2 मिनट में आता हूँ। कहकर मैं घर के भीतर गायब हो गया और 15-20 मिनट बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आया। तब मुझे सहसा सुनाई दिया, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रिया अलग अलग होती है। विभिन्न साहित्य प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और हल्के से गंभीरता पूर्वक कहा, मुझे इस बात पर सोचने के लिए अवकाश दो, समय दो। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने अपनी रजामंदी जाहिर की। मेरे दिल से एक वजन उठ गया, मैं छुटकारा पा गया, मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना ही कहा, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तत्वों के संग्रह से, उनके विश्लेषण द्वारा, उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों न आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे? उपन्यास क्या है? पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराए कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसकी शिल्प क्या है अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं और इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखे। यदि हमने चित्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल को सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहूं तो केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्या कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाठ से और इस शांत से बनाई जाती है मानव में सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हो। स्पोज और पोषण की जरूरत नहीं, यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी विमर्शा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसी भी व्याख्या करनी है तो वह पोज और पोस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। पूरी बातचीत से मेरा रुख एक श्रोता का था। इच्छा तो यह थी कि गौड़ पात्र की भूमिका अदा न कर उसकी बातों को हिट करूं, उस पर प्रत्याक्रमण करूं। मुझे संदेह हो रहा था कि मैं पंडिताओं ढंग से सौंदर्य संबंधी बात करना चाह रहा था। मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा ही नहीं थी। बहरे के सामने क्या बीन बजाए। मैंने बात बदलने के लिए कहा, और कैसा क्या चला हुआ है? इसने कोई जवाब नहीं दिया। वह क्या कहता? हम उठे और चलने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूं।
तब तक शाम हो चुकी थी। मेरे घर के सामने सफेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों जैसे खिले हुए थे। वातावरण में घास की वन्य गंध फैल रही थी। शाम अपना सांवला प्यार भरा आंचल पसार रही थी। बीच ही में हमारे विस्तृत अहाते के भीतर एक मंदिर पड़ता था। उसने कहा, आओ थोड़ी देर बैठे। मेरे भीतर वातावरण की मस्ती छाने लगी। वृक्ष के रोम पुलकित हो रहे थे। वृक्ष के रोम पुलकित हो रहे थे। जागों में किरणों की सुनहली धारा से बहने लगी। बाहुओं की मांसपेशियों में से मानो कोई नई नशा बहकर दौड़कर हृदय में शराब बन रहा था। मात्र प्राकृतिक एक सहज शक्ति, शारीरिक शक्ति के आनंद से ही वो चमत्कृत था। भीतर से मंत्रित और मंत्रमुग्ध मैं उसने धीरे धीरे बहुत ठंडक से कहना शुरू किया। मुझे लगा कि बर्फ की कोई सिल मेरी त्वचा पर फेरी जा रही है। इस बीच उसके डाक प्रभा से मैंने कोई परिचित नाम सुना। मैंने चौंककर पूछा, क्या? हमने कल तय कर लिया था कि इस गर्मी में विवाह कर लेंगे। मैंने बहुत विस्मय से पूछा, क्या? किससे? कैटी से। कौन कैटी? मैं कुछ नहीं बोला, किंतु धीरे धीरे मन में उसकी इस आभा प्रकाश का रूप धारण करती गई। मुझे आश्चर्य का इतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा था कि सब ऐसा कर भी सकता है, असंभव। तो उसके बारे में मेरा निरीक्षण परीक्षण गलत हो गया, एक ही झटके में। अच्छा हुआ कि वह गलत हो गया। मेरा सारा चेहरा आश्चर्य और आनंद की लहरों में बंध गया। मैंने मजाक मजाक में कहा, तो इसलिए तादाद और तदाकारिता की बात कर रहे थे, क्यों हजरत? उसने तड़ाक से जवाब दिया, केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, समझे? उसने गंभीरता से कहा। उसके स्वर में अतिरिक्त बल था, किंतु उसके इस वाक्य का मैं अर्थ नहीं समझ सका। असल में मुझे इतना आनंद हुआ था कि मैंने केशव को चिपका लिया। उसका चेहरा लाल और शायद गर्म हो गया था, लज्जा से गर्म। ऐसी स्थिति में मैं भला उसके वाक्य का अर्थ कैसे समझ सकता था? समय गुजरता गया। उसे अपनी जिंदगी में विशेष सफलता नहीं मिली। मारो खाओ हाथ मत आओ कि इस जमाने में उससे जैसे आदमी की क्या चलती। समय ने हम दोनों के चेहरों पर सूखेपन और अनाशा की कालिश पोत दी थी। दुनिया की आंखों से दूर अकेलेपन के अंधेरे में हम दोनों अलग अलग पृथ्वी के दो छोरों पर सांस ले रहे थे। इसके बावजूद जब जब मैंने उससे रुपए मंगवाए, उसने तुरंत भेज दिए। साथ ही यह भी लिखा कि जब कभी जरूरत हो मैं उससे अवश्य मांग लिया करूं। किंतु 5 वर्ष हुए मैंने उससे कोई ना पत्र लिखा, ना रुपए मंगवाए, ना मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हुआ, ना उसने ही मुझे कुछ लिखा। मानो किसी तालाब में से भाप निकलती हो। भाप की ऊंची उठती हिलोर की लहरें एक मनुष्याकार धारण कर ऊंची ऊंची होती हुई आपके पास आने लगती हो तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो डर लगेगा। आपको? जब मुझे यह सूचना मिली कि केशव इसी गाड़ी से यहाँ आ रहा है तो मुझे भी वैसा ही लगा। मुझे लगा कि एक साफ मनुष्याकार धारण कर मेरे पास आती जा रही है। मैं आतंकित हो उठा। पहले तो मैं इस उलझन में रहा कि उसका स्वागत करने स्टेशन जाऊं या घर की मनहूसियत दूर करने के उपाय खोजूं। किंतु दयालु पत्नी ने जब घर का विद्रक दूर करने का आश्वासन दिया तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली। अगर केशव को मेरे यहाँ आना ही था तो तार से पहले सूचना देनी थी, जिससे हमें बड़ी सहूलियत हो जाती। संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है, विशेषकर वह जिसने मुझे पहले बहुत अच्छी सुघर संपन्न और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा हो। केशव बहुत बदल गया था। तमाम बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर गहरी लकीरें बन गई थी। वह बुढ़ा हो गया था। इसके बावजूद उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उसका वक्ष भरा हुआ था, भुजाओं की मांसपेशियां दृढ़ थी। लगता था कि पिछले 6-7 साल में मैं दंड बैठक मारता आ रहा हूँ। उसने तैरने की अच्छी खासी आदत डाल ली थी। संयम ही तो वह कभी नहीं रहा था, किंतु फिर भी अब उसमें पहले से अधिक स्फूर्ति थी। उसकी प्रशांत गंभीरता कम नहीं हुई थी, लेकिन बोलता ज्यादा था। उसकी शारीरिक हलचल स्फूर्ति युक्त प्रतीत होती। मुझे लगा कि उसने अपनी परिस्थितियों का ज्यादा मजबूती और अधिक आत्मविश्वास से मुकाबला किया है। वह काफी हंसता भी था, फब्तियां भी कसता था। मुझे लगा कि उसका अध्ययन भी विस्तृत हो गया है।
इधर उसने काफी पढ़ा है। मुझे बराबर यह भान होता रहा कि मैं पिछड़ गया हूँ और वह मुझसे बहुत आगे बढ़ गया है। जब हम दोनों भोजन को बैठे तो मनियार के भीतर उसके गोरे सुघर कसे हुए शरीर को देखकर मैं स्तन रह गया। प्रसन्न नहीं हुआ। गोरे शरीर पर एक बूढ़ा सफेद भूरा चेहरा, ये सब बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। निश्चित रूप से हाँ, चिंता की रेखा उसके चेहरे पर थी। वे काफी गहरी भी थी, लेकिन क्या वे चिंता की थी या चिंतन की, मैं इसका निर्णय नहीं कर सका। भोजन के दौरान उसने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसने हाथ में कॉल लेकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हो, फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं की चित्रों में। इस प्रकार तुमने ये दो परिणतियां हैं। अगर तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, मेरी कविताएं तुम्हें अच्छी लगती हैं? उनमें और सफाई की जरूरत है, किंतु मैं उन लोगों का समर्थक नहीं हूँ जो सफाई के नाम पर सफाई के लिए कंटेंट यानी काव्य तत्व की बलि दे देते हैं। फिर एक लंबे समय तक हम दोनों चुप रहे। दो व्यक्ति बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती रही। एक क्षण बाद दो बिंदुओं के बीचों बीच समान रूप से दीर्घ दूरी पर एक मध्य बिंदु अणु बना। उस अणु से एक हाथ की तरफ एक सीधी अणु रेखा निकली। उसी बिंदु के दूसरे हाथ की तरफ सीधी सरल अणु रेखा फूट पड़ी। दोनों रेखाएं आगे बढ़ने लगी और उसने हम दो व्यक्ति बिंदुओं को एक अणु प्रशस्त मार्ग रेखा द्वारा जोड़ दिया। मैंने किसी आकस्मिक उत्साह से कहा, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के तीन क्षण होते हैं। यदि उनमें जरा से भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव होगा। मैं मेरी बात सुनकर देर तक सोचता रहा। मैं भी चुप ही बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। मैंने जवाब दिया, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उसी की प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवे रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फैंटेसी अपने मूल रूप में इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतीक करती है। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमश विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। तो ये ध्यान रखना है कि कला का तीसरा क्षण क्या है और ये अपने चैप्टर का नाम है। तीसरा क्षण क्या है? फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमश विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण क्या कला का? जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है, किसी कारण फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया। प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव है। प्रथम क्षण क्या है? अनुभव का क्षण है, ठीक है, और उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव है। तो परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि प्रथम क्षण यहाँ पर क्या है, द्वितीय क्षण क्या है और तीसरा क्षण क्या है। मानसिक प्रक्रिया को आत्मव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का यह प्रथम क्षण ही देता है। कौन देता है? प्रथम क्षण किसका देता है?
मानसिक प्रक्रिया को आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात वह उनको एक आकार प्रदान करता है। साथ ही वजह यह है कि यह अनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता हुआ मनस्पटल पर स्वयं को प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता है। जो ही यह घटना होती है, अनुभव के मूल अपनी दुखती हुई भूमि से पृथक हो जाते हैं, अर्थात वे निरे व्यक्तित्व रहकर अपने से परे हो उठते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर, अर्थात उससे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की ही संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और प्रक्षेपित होगी, वह एक अर्थ में व्यक्तित्व होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्व्यक्तित्व होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेगा, किंतु यह होते हुए भी वह फैंटेसी अर्थात में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। व्यक्तित्व से निर्व्यक्तित्व होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया कि जिससे वह स्वयं ही वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का यह दूसरा क्षण है। मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान से ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग खुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है, और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा या अंतिम क्षण है। इन तीन क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग नियम है। मैंने कहना जारी रखा, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है अथवा सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन तीन प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। उनका अध्ययन किए बिना तुम उस सवाल को हल नहीं कर सकते। इतना कहकर मैं ठहर गया। मेरी सांस खत्म हो गई और मैं उत्तर की तलाश में उसकी ओर देखने लगा, किंतु जवाब इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। दिन बीत गया, हम अपनी अपनी जिंदगियों की रिव्यू करने लगे। इस पर्यावलोकन के मूड में हम न मालूम क्या क्या कहते और सुनते जाते। दूसरे दिन जब रात को सोने को थे, इतने में उसने कहा, कला के तीन क्षण, अच्छा हाइपोथेसिस है, उस पर सोचना पड़ेगा। फिर उसने बल देते हुए कहा, एक बात निश्चित है, सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। महत्वपूर्ण कथन है। सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। किसका कथन है? केशव का कथन है ये। वह कहता गया, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। मैंने बीच में जोड़ दिया, असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ाओं से हटाकर उस अनुभव की ही को दृश्यवत करके उसी अनुभव को नए रूप में उपस्थित कर देती है। किंतु यह अनुभव दृश्यवत होते हुए मूल अनुभव से पृथक होकर भिन्न हो जाता है। इस दृश्यवत उपस्थित और विस्तृत अनुभव या फैंटेसी में जो कला का तुम्हारा दूसरा क्षण है, अनुभविता अर्थात फैंटेसी का जनक दर्शक जीवन के नए नए अर्थ ढूंढने लगता है।
अनुभव प्रसूत फैंटेसी में जीवन के अर्थ खोजने और उसमें आनंद लेने की इस प्रक्रिया में ही प्रसन्न भावना पैदा होती है। वही एस्थेटिक एक्सपीरियंस का मर्म है। अब मैंने प्रोत्साहित होकर उसकी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आत्मा अनुभव प्रसूत फैंटेसी में दार्शनिक या व्याख्यात्मक ढंग से जीवन का अर्थ नहीं खोजती, पर वह स्वयं आप ही आप नए नए संकेत और नए नए अर्थ का आकलन करने लगती है। इस प्रक्रिया में जो प्रसन्न भावना पैदा होती है वही एस्थेटिक एक्सपीरियंस का एक तत्व है। पूरे एस्थेटिक एक्सपीरियंस में इस प्रसन्न भावना के अतिरिक्त नए नए अर्थ महत्व की प्राप्ति भी शामिल है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक सृजनशील प्रक्रिया है। पाठक, ये प्रश्न आ चुका है कि सृजनशील प्रक्रिया क्या है। तो एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है? सृजनशील प्रक्रिया है। पाठक या दर्शक स्वयं जब कोई काव्य, उपन्यास या नाट्य देखता है तो जब तक उसे नए नए अर्थ महत्व और अर्थसंख्य प्राप्त न होते जाएं, तब तक उसको एस्थेटिक एक्सपीरियंस प्राप्त ही नहीं हो सकता। हाँ, यह सही है कि पाठक या श्रोता को वैसे ही फैंटेसी के जनक को फैंटेसी में जो नए नए अर्थ महत्व या अर्थ प्राप्त होते हैं वे अपनी अपनी उत्तेजित जीवन संवेदना द्वारा ही मिलते हैं। ये संवेदनाएं ज्ञानात्मक होती हैं। कला के दूसरे क्षण में अनुभव प्रसूत फैंटेसी में जब तक आत्मा को नए नए महत्व और अर्थ दिखाई नहीं देंगे, तब तक वह आत्मा आतुर आकुल भावना में बहकर उस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगी। इस दृष्टि से देखने पर कलाकार को कला के 3 क्षणों में भिन्न रूपों से अलग अलग प्रकार से सौंदर्य प्रतीतियां होती हैं। असल में एक सौंदर्य प्रतीतियां ही महत्व प्रतीतियां हैं, भावनामय अर्थानुभव है। पाठक या श्रोता अपने ढंग से अर्थ प्रतीतियां करता है और कलाकार अपने ढंग से। यहाँ आकर मैं चुप हो गया। केशव ने स्वीकृति के स्वर में कंठ से कुछ घराट सीखी। मैं संदेह से ग्रस्त होने लगा। मैं उसे खुश करने की भावना से उसे सैर सपाटे पर ले गया, सिनेमा दिखाया, किंतु उसने फिर वह विषय नहीं छोड़ा। हमने अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में कहना शुरू किया। न मालूम क्या क्या कहते गए हम लोग। एक बार चाय पीते पीते उसने कहा, अब तुम्हारा मादा काफी बढ़ गया है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों से मुझे कुछ संशोधन करना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि कला के प्रथम क्षण की कुछ व्यापक परिभाषा होनी चाहिए। हाँ, यह ठीक है कि उसमें अनुभव तथ्य प्रधान है, किंतु उसमें भी दर्शकत्व का कुछ न कुछ अंश जरूर रहता है। तुमने कला के दूसरे क्षण में फैंटेसी के उदय और फैंटेसी ही के रंगों में अनुभव के विस्तार की जो बात कही वह महत्वपूर्ण है, जहाँ भोक्तृत्व और दर्शकत्व दोनों साथ है, किंतु इन दोनों के मूल कला के प्रथम क्षण में अर्थात अनुभव तत्व की आदिम प्रधानता में ही खोजे जाने चाहिए। कला के प्रथम क्षण में जब वे प्रच्छन्न होंगे तभी भी दूसरे भाग में उदित व्यक्त और विकसित होंगे। असल हालात यह है कि सृजन प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है, इसलिए सौंदर्य प्रतीति द्वंद्वात्मक है। मैंने भौं चढ़ाई और चीख उठा, द्वंद्वात्मक? डोंट इंट्रोड्यूस कंफ्यूजिंग टर्म्स। फालतू के शब्द मत बढ़ाओ। उसने मुझको मानो दबाते हुए कहना शुरू किया, सुनो तो, पहली बात तो यह मान लो कि सारी सृजन प्रक्रिया में एक प्रवहमान गति है, और अगर हम फिजिक्स की कुछ कल्पनाओं का सहारा लें तो हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि हमारे लिए यह कहना कठिन है कि मनस्त कहाँ, किस जगह वस्तुतः एक वस्तु है और कहाँ, किस जगह वह शुद्ध गति है, अर्थात कहाँ वह पार्टिकल और कहाँ वेव है। दूसरे शब्दों में हम केवल अस्पष्टता के लोक में ही विचरण करना है। लेकिन चूंकि तुमने उस गति को मापने का कुछ प्रयत्न करना चाहा, तो मैं भी उसमें कुछ नई व्यवस्था लाने की कोशिश करूं, तो उसमें बुराई क्या है? केशव की कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई। वह कहना क्या चाहता था, वह किस ओर मुझे घसीट रहा, उसकी मुझे सचमुच चिंता हो गई। बहने एक एक मरम के अस्पताल के चित्र संगठित होकर प्रवहमान होते हैं।
महत्व की बात यह है कि जो ही यह फैंटेसी शब्दबद्ध होने लगती है, फैंटेसी का भावात्मक उद्देश्य है कहिए फैंटेसी की प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य जीवन अनुभवों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का वह मर्म जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवना अनुभवों से समर्थित, संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवना अनुभवों के चित्र, भाव और स्वर फैंटेसी के मर्म में घुलने लगते हैं। फैंटेसी की गतिमानता की धारा में वे प्रवाहित होकर उस धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। क्योंकि फैंटेसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैराते हैं, इसलिए फैंटेसी की उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए कलाकार को भाव संपादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उसको पुष्ट करने वाले स्वर, भाव तथा चित्र ही कविता में आ सकें। और इस बीच यदि कोई अनुकूल मार्मिक अनुभव तय आए तो उसे भी फैंटेसी के मर्म की उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भाषा प्रवाहित कर दिया जाए। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवन अनुभवों से उत्पन्न भाव और स्वरों से युक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब है मूल फैंटेसी का मर्म जो सिकड़ा हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव के समन्वित मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। वह पुराना मर्म न रहकर अब नया बन जाता है, उसमें नए मनस्तु आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान जब तक उस मर्म में ओज और बल कायम है, तब तक वह नए तत्व समेटता रहेगा, किंतु जब वह चुक जाएगा तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, कविता वहां पूरी हो जानी चाहिए। यदि वह पूरी नहीं हुई तो मर्म के साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई, दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ गई, ऐसा मानना होगा। यहां मैं रुक गया, इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सका। रात काफी हो गई थी, सड़कों पर रोशनी के बावजूद अंधेरा बस गया था, सूनापन बोल रहा था, हवा देह से चिपक रही थी, मन बहक गया था, मेरा मुद्र चुप था। क्यों था? जिंदगी ही ऐसी है, कोई विकार किसी के कहने से, अपने खुद के कहने से मन ये थोड़ा मिला है। टेबल की दराज में ताली डाल दी जिससे कि फुर्सत के वक्त अध्ययन कर सकूं, किंतु मैं समय मिलने पर भी उसे पढ़ नहीं पाया। इतने में उसका रिमाइंडर भी आ गया, मैंने उसको भी दराज में डाल दिया। असल में उन दिनों घर में बीमारियों ने कई बिस्तर बिछा रखे थे। जिंदगी में मुझे उन बातों की तालीम लेनी पड़ी कि जिन बातों को मेरे स्वभाव के विरुद्ध कहा जा सकता, फलतः स्वभाव विरुद्ध बातों की अनिवार्यता तालीम लेने की भीषण प्रक्रिया में मेरी तबीयत भी खराब हो गई। पर एक रात को जब कराहें सोई हुई थी और घर के आले में रखा दिया शांत रोशनी फैला रहा था, तब मैं अशांत मन से जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैं बहुत उदास हो उठा, लगा कि मेरी जिंदगी असफलता की डाली में पड़ी हुई एक बेबस आंत है। ऐसे ख्यालों में डूबता उतराता मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की तस्वीरों तक पहुंच गया। अखबार नवीस होने के नाते मैं नए विचारों को टीप लिया करता था। कागज की तलाश में टेबल की दराज खोली तो उसमें मित्र का पत्र और पत्र का रिमाइंडर दोनों मिले। मित्र की याद ने दिल हल्का किया। मैंने उसकी चिट्ठी कई बार पढ़ गया। वह चिट्ठी एक ठंडे दिमाग की उपज थी, फिर भी मुझे वह गुलाब की इत्र से तर मालूम हुई। कहना ना होगा कि पत्र की पृष्ठ संख्या कोई 25 थी। बारीक सुडोल अक्षर, सुंदर स्वच्छ लिखावट और जहां आवश्यक हो वहीं वहीं अरे इस प्रकार से शोभामान वह चिट्ठी थी। यह चिट्ठी का बाप चिट्ठा था नहीं कह सकता।
दिन बीतते गए और अब मेरे सामने मेरे जवाब पड़ा हुआ है कि सबने बहुत ठाट से लिखा है। ऐसा सच है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रियाओं में फैंटेसी बदलने लगती है। यह कैसे होता है? मेरे ख्याल से इसके दो कारण हैं। दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अनुसंग होते हैं, जिनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग रूप आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रंग रूप और आकार तैयार करना चाहता है। इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनि से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इसके दो परिणाम होते हैं। भाव ध्वनि को उपलब्ध शब्द ध्वनि के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफी से मनस्तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबंध आकार में प्रकट होते हैं। कई कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी की ही कांटछांट होने लगती है। किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान में स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी को अपने प्रकट करने के लिए समानार्थ वाचक शब्दों को लाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है, शब्दों में एक स्पंदन है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। भाषा एक जीवित परंपरा है और शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भावधारा बहा देता है। ये भावधाराएं फैंटेसी की समीपवर्ती भावधाराएं हैं। वे फैंटेसी की जगत को और भी विस्तृत कर देती है, उसके मौलिक तेज को और भी फैला देती है। इन भावधाराओं में अनेकों नए पुराने अनुभव, अपने पुराने भाव सब प्रवाहित होते रहते हैं। फैंटेसी की जगत की अर्थवत्ता को उनसे बढ़ जाती है, साथ ही उनके द्वारा फैंटेसी को एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोवलय में चमकने लगती है। फैंटेसी अपूर्ण रूप से सार्वजनिक हो जाती है। ऐसा क्यों? भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ, शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है। ये अर्थ जीवन अनुभव से जुड़े हुए हैं। फैंटेसी अपने आजकल शब्दों के स्थित अर्थ अर्थात व्यक्ति संदर्भ भी तराश देती है। कई कवि शब्दों की अर्थ परंपरा से अछन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। इसके विपरीत फैंटेसी द्वारा उद्भूत शब्दों के अर्थ अनुषंग और उससे संबंध चित्र नई भावधाराएं बहा देते हैं। ये भावधाराएं फैंटेसी के अनुकूल और सभी बढ़ती होती है और भावधारा में अनेकों नए पुराने अनुभव और अपने पराये भाव होने से फैंटेसी की अर्थवत्ता का विस्तार हो जाता है। साथ ही इस विशेष क्षेत्र में ये भावधारा फैंटेसी पर और फैंटेसी इन भावधाराओं पर क्रिया प्रक्रिया करने लगती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के से फैंटेसी का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है, अनुभव को पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। फैंटेसी के भीतर के मूल उद्देश्य और दिशा में विस्तार भर उठता है। दूसरे शब्दों में कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए भाव, नए नए अर्थ, स्वप्न मिलते हैं। इसलिए अर्थ परंपराएं न केवल मूल फैंटेसी को काट देती है, तराशती है, रंग उड़ा देती है, वरन उसके साथ ही वे नया रंग चढ़ा देती है, नए भाव और प्रभाव से उसे संपर्क करती है, उसके अर्थ क्षेत्र का विस्तार कर देती है। इसलिए अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान कवि को नए साक्षात्कार होने लगते हैं। एक और मूल फैंटेसी के मूल मर्म की अभिव्यक्ति पर उस संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्रीकरण हो जाता है, तो दूसरी ओर इस केंद्रीकरण के फलस्वरूप उस व्यक्तित्व का विस्तार होने लगता है। उस नए नए साक्षात्कार होने लगते हैं। एक साक्षात्कार कई भाव तत्वों का उद्घाटन करता है। एक साक्षात्कार कवि को दूसरे साक्षात्कार तक
पहुंचा देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चालू रहती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध अनवरत साधना शक्ति है। भाषा फैंटेसी को काटती छाटती है और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध भी करती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है, भाषा तथा भाव के बीच। इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उलझे हुए होते हैं और वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संतुलन होता जाता है। यह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रूप को विस्तृत कर देती है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के प्रभाव के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में महत्वपूर्ण द्वंद्व है। इसलिए कलाकार को महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका, और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था वह कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं आती? केशव के पत्र में मैंने कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए। पत्र पढ़कर मुझे दुख भी हुआ, सुख भी। दुख इसलिए कि इस बीच में स्वयं बहुत उलझ गया था, और सुख इसलिए कि केशव ने मेरी बात बहुत आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल है कि केशव इन बातों का परीक्षण और पुनः परीक्षण करता होगा। निसंदेह केशव एक दिलचस्प आदमी है, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वह मेरा मित्र है। निसंदेह उसके साथ कोई नया काम शुरू करना आवश्यक है, मुझे बड़ी मदद होगी। तो तीसरा क्षण, ये एक चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अगली वीडियो पे नया चैप्टर आएगा दूसरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहराई से लिखा हुआ है, बहुत चिंतनशील निबंध है। शायद लोगों को समझ में ना आए, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहे। एक दो बार इसको आप सुनोगे या पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपके दिमाग में सही से आएगी। धन्यवाद।